नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से हम तैयार हैं रीजनिंग के सुपरहिट सेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोम इज रिटन एज 2835 and more is written as 4538. How will A will be written in the same order? तो देखिए, A को जो लिखा जाता है ये क्या लिखा जाता है, A को कैसे लिखा जाएगा? तो रोम को देखिए क्या लिखा गया है। रोम को लिखा गया है 2835 और मोर को क्या लिखा गया है, MORE मोर को लिखा गया है 4538। तो अगर इन दोनों के बीच हम कंपैरिजन करें, ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो देखिए R और R यहाँ पर क्या है, सिमिलर है, काट दीजिए। M और M सिमिलर है, काट दीजिए। O सिमिलर, काट दीजिए। इसी तरह के रिस्पेक्टिव जो नंबर है उसको भी काटिए। 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो आप देख रहे होंगे इधर A अकेला बच गया और इधर नीचे E अकेला बच गया। इधर भी क्या हो गया, 2 अकेला बच गया, 4 अकेला बच गया। तो A के रिस्पेक्ट में जो हो गया कौन सा नंबर होगा, 2 होगा, और E के रिस्पेक्ट में 4 होगा। तो अगर A के लिए कोड बोलता तो क्या होता, 2 होता। E के लिए अगर कोड बोलता तो क्या होता, 4 होता। ठीक है, E के लिए कोड क्या होता, 4 होता। तो यहाँ पर A का पूछा गया है तो A का क्या हो जाएगा, A का 2 हो जाएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू लॉजिकली कंप्लीट द गिवन सीरीज। यहाँ पर क्या एक सीरीज दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। अब देखिए, जो सीरीज है उसको आप पहले पहचानना सीखिए कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो किस टाइप का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि बहुत पिकअप में बढ़ रहा है। बहुत अगर पिकअप में बढ़ेगा तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, फिर किसी नंबर पर स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इसको 81 से 108 हो जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो 100 अगर 8 में आप 81 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 17.6। कितना हो जाएगा, 17.6, सॉरी 17 नहीं 27.6 हो जाएगा। ठीक है, 27.6 हो जाएगा। अब देखिए उसी तरह 136 और 108 के बीच का डिफरेंस देखिए। 136 और 108 के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, 108.6 हो गया। तो कितना हो गया इसका, ये हो गया 6 हो गया, फिर यहाँ पर 15, 7 और यहाँ पर 2, 27.6। यानी कि जो डिफरेंस है नंबरों के बीच का वो कितना है, 27.66 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, सब 27.6 हो रहा है। ये भी 27.6 हो रहा है, ये भी देखिए 27.6 हो रहा है। अब यहाँ भी क्या होगा, 27.6 होगा। तो आपको ये नंबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, तो इंक्रीज कर रहा है। यानी 81 में 27.6 ऐड किए तो 108.6 हुआ। 108.6 में 27.6 ऐड किए तो 136.2 हुआ। इसी तरह इंक्रीज कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो 163.8 है, 163.8 है, इसमें 27.6 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कीजिए 4। ठीक है, यानी कौन सा होगा, ये होगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 191.4 आएगा। देखिए
7 3 10 का 0, हाथ में रहा 1, 11, ठीक है। 7 3 10 और इधर से एक जो कैरी रहा 11, एक हाथ में रहा 1, 16 2 18 प्लस 1 19। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 191.4। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पर कोड निकालना है, ठीक है, कोड निकालना है। एक निश्चित कोड भाषा में ट्रेवल फॉर फन को डीवी पा वी के रूप में कोडित किया जाता है। फन विल बिगिन को CR DV EM के रूप में कोड किया जाता है और विल ट्रेवल टुडे को VCRZ के रूप में ट्रेवल किया जाता है। यानी कि अगर आप देखिएगा तो ट्रेवल फॉर फन के लिए ये है, फिर फन विल बिगिन के लिए क्या है? ये है। इसको अलग आप जो है कलर से कर सकते हैं कि फन विल बिगिन के लिए ये है, फिर एक अलग कलर से समझने के लिए विल ट्रेवल टुडे के लिए VICRZ है। तो उस भाषा में फॉर टुडे को कैसे कोड किया जाएगा? अब देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि निकालना क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में निकालना क्या है ये पहले आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पर जो निकालना है, आपको जो यहाँ पर निकालना, ये क्या निकालना है? देखिए, ये कोड निकालना है कि फॉर टुडे का जो है कोड क्या होगा। तो देखिए, ये 2 मेरा क्या है? वर्ड है। यहाँ पर 2 मेरा क्या है? कोड है। तो फॉर कहाँ कहाँ? देखिए, जो स्टेटमेंट में मेरा फॉर कहाँ कहाँ है? इस स्टेटमेंट में फॉर है। ट्रेवल फॉर फन है तो इसमें से एक फॉर है। तो इन तीनों का कोड जो है, इन तीनों जो स्टेटमेंट में वर्ड्स हैं, इसका कोड इन्हीं तीनों में से कोई एक एक होगा। तो फॉर का कोड जो है डीवी पा वी में से कोई एक होगा कि नहीं? डीवी पा वी। तो अगर कोई भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीवी है, यानी हो सकता है ये वाला। यहाँ भी देखिए पा है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि फॉर का कोड अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि फॉर जो है इस डीवी पा भी में से ही एक होगा। ठीक है। यहाँ देखिए क्या है? एजेट पा यहाँ भी है, CR DV देखिए डीवी यहाँ भी है। यानी कि फॉर को हमको निकालना है तो फॉर वाला एक कोड यहाँ पर, दोनों में से फॉर के लिए एक कोड यहाँ पर होना ही होना चाहिए। अगर अननोन रहता, मान लिया कि दोनों जो है अननोन रहता, इसमें जो डीवी पा भी में से अगर कोई भी नहीं रहता तो हम वो क्या करते? एलिमिनेट कर देते, क्योंकि ये कंफर्म है कि ट्रेवल फॉर फन के लिए डीवी पा वी है, तो फॉर के लिए इसमें से एक कोड होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये तो मेरा ट्रिक काम क्या किया? नहीं किया। उसी तरह जो है यहाँ टुडे के लिए भी आप चेक कर लीजिए, टुडे कहाँ पर है? देखिए, उसी तरह जो है आप क्या कीजिएगा? टुडे के लिए भी चेक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए विल ट्रैवल टुडे है, विल ट्रैवल टुडे। तो टुडे जो है का कोड इन तीनों में से कोई एक होगा, VICRZ। तो VICRZ, ठीक है। तो VICRZ होना चाहिए। देखिए VICRZ, एडजेड एक है इसमें से। फिर क्या है? देखिए इसमें जो है VICRZ नहीं है, VICRZ नहीं है, यानी ये कंफर्म हो गया कि फॉर टुडे के लिए जो है ये कोड नहीं होगा, क्योंकि टुडे तो फॉर टुडे का यही कोड कोई एक होगा ABCD में, और टुडे के लिए कोड जो है VICRZ में एक होना ही होना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए VICRZ जो है नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। ठीक है। लेकिन इससे जो है ये ऑप्शन ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि एक हो सकता है कि आप क्विक आंसर निकाल दें। अगर वैसा यहाँ स्टेटमेंट देता है तो क्विक यहाँ आंसर इससे निकल जाता। ठीक है।
तो इससे ये नहीं निकल रहा है, तो अब जो मेरा बेसिक मेथड है उसी को फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट 1 2 3 जो है आप लिख के कीजिएगा तो एग्ज़ाम में नहीं होगा, तो डायरेक्ट जो है आपको स्क्रीन में देख के ही जो है करना पड़ेगा। जैसे ट्रैवल फॉर फन है, डीबी पा भी, ये मान लीजिए स्टेटमेंट 1 है, फन विल बिगिन है स्टेटमेंट 2 है, तो दोनों का कंपैरिजन कीजिए। दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आप देख रहे हैं ट्रैवल फॉर फन है, फन विल बिगिन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है फन, इन दोनों में कॉमन है फन। तो इस पे रिस्पेक्टिव कोड में भी क्या होगा, कॉमन एक होगा। जैसे डीवी पा वी है, डीवी पा वी है और सी आर डी वी ई एम है, तो देखिए डी वी कॉमन है, यानी कि इधर कॉमन फन है और इधर कॉमन क्या है, डीवी है, यानी कि फन के लिए को जो कोड हो गया वो क्या हो गया, फन के लिए जो कोड हो गया वो क्या हो गया, डीवी हो गया। ठीक है, अब उसी तरह जो है फन विल बिगिन है, ठीक है, उसी तरह क्या है, फन विल बिगिन है और ये आपका क्या है, विल ट्रैवल टुडे है, तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए, फन विल बिगिन और विल ट्रैवल टुडे। आप देखिएगा कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है, विल कॉमन है, कौन सा कॉमन है, विल कॉमन है। ठीक है, विल कॉमन है, तो उसका रिस्पेक्टिव कोड में देखिए कौन सा है, रिस्पेक्टिव कोड कौन सा है उसका, सी आर डी वी ई एम वी आई सी आर एच जेड। तो आप देखिए यहाँ पर सी आर जो है कॉमन है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, विल का कोड जो होगा वो क्या होगा, सी आर होगा, विल का कोड जो होगा सी आर होगा। ठीक है, अब देखिए फन का पता चल गया, विल का पता चल गया, ठीक है, फन का पता चल गया, विल का पता चल गया, तो यहाँ देखिए फन और विल का जब पता चल गया आपको, तो यहाँ पर क्या, इस स्टेटमेंट क्या हो गया, बिगिन बचा है, तो बिगिन का भी आप लिख सकते हैं ई एम, लेकिन आपको बिगिन का तो निकालना नहीं है, बिगिन का पूछता तो क्या हो जाता है, ई एम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए, अब आपको और एक कंपैरिजन करना है इन दोनों के बीच में, ट्रैवल फॉर फन और विल ट्रैवल टुडे। अब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, ट्रैवल TRAVAL कॉमन है, तो इस पे रिस्पेक्टिव कोड में डीवी पा भी में क्या कॉमन है, VI कॉमन है, तो VI हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे करके आंसर मिलेगा आपको, जो है फॉर टुडे निकालना है, तो देखिए फॉर कहाँ पर है, फॉर कहाँ पर है, देखिए यहीं से पता चल जाएगा आपको। ये देखिए ट्रैवल फॉर फन है, आपको फॉर का कोड चाहिए ना, ट्रैवल के लिए कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए नीचे से VI, तो ट्रैवल के लिए कोड तो VI हो गया, फन के लिए कोड क्या हो गया, DV हो गया। ठीक है, तो फॉर का कोड एक ही बच जाता है, पा, तो पा कहाँ कहाँ है, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, ये क्विक आपको कैसे करके आंसर निकालना ये, लेकिन फिर भी यहाँ 2 बच जाता है, तो फिर अगला मेथड देखेंगे हम, अगला स्टेप देखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो फॉर का जो गया, टुडे के लिए कोड क्या होगा, टुडे के लिए कोड आप यहाँ से निकाल सकते हैं, विल ट्रैवल टुडे, विल का कोड क्या हो जाएगा, देखिए विल का कोड आपको CR है, तो CR है। यहाँ पर देखिए ट्रैवल का कोड क्या है, VI है, ट्रैवल का कोड क्या है, VI है, तो VI कैंसिल, टुडे का कोड क्या हो जाएगा, HZ हो जाएगा, तो HZ कहाँ है, यहाँ पर है, पावर HZ। तो इसका जो हो गया फॉर टुडे का कोड क्या हो गया, HZ और पा हो गया। ठीक है, तो कितना ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, और कोई कन्फ्यूजन अगर है तो भी आप बताइए। अब ये देखिए एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको हमेशा डायरेक्शन याद रखना होगा। पहले तो हम लोग बेसिक मेथड ये चलते थे, ठीक है ना, ये वाला ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और अपने राइट में ईस्ट लेते थे, लेफ्ट में क्या लेते थे, वेस्ट लेते थे।
ठीक है, इसको न्यू मेथड से ही बताते हैं जो आज के डेट में चल रहा है, इसको सॉल्व का टेक्निक। तो इसको जो है क्लॉकवाइज आप लिख दीजिए। कैसे लिखना है? क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए नॉर्थ, फिर लिखिए ईस्ट, फिर लिखिए साउथ, फिर लिखिए वेस्ट। ठीक है, और इसमें जो है जब भी लेफ्ट राइट मुड़ने को कहेगा तो अपना लेफ्ट राइट मुड़ेंगे। अब मान लिया अंतिम से अगर लेफ्ट कहा तो लेफ्ट में कोई नहीं है, अंतिम से अगर लेफ्ट कहा तो लेफ्ट में तो कोई नहीं है, तो आप इधर से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब अगर अंतिम से राइट में कहेगा तो राइट में, इधर तो एन के राइट में कोई नहीं है, तो आप फिर इधर से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? गौतम बिंदु ए से, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर क्या है? आरंभ बिंदु क्या है? ए है। आरंभ बिंदु क्या है? ए है। और अंतिम बिंदु क्या है? देख लेते हैं। तो गौतम बिंदु ए से आरंभ करता है चलना और दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। आपको कुछ नहीं, दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर दक्षिण के नीचे, साउथ के नीचे 30 किलोमीटर लिख देना है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, तो जहाँ साउथ के बाईं ओर यानी अपने बाईं ओर चलिए, और मुड़ने के बाद कितना? 15 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो साउथ के बाएं में कौन है? ईस्ट है, तो ये हो गया 15 किलोमीटर। फिर जो है बाईं मुड़ता है और 42 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब देखिए ईस्ट है, फिर ये क्या करता है कि 42 किलोमीटर चलता है और गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया? 42 किलोमीटर यहाँ लिख दीजिए इसके बाएं में। अंत में वह फिर बाईं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो अंतिम में नॉर्थ है। अब यहाँ से फिर ये बाएं मुड़ता है, तो बाएं तो कुछ नहीं है, तो इसके बाएं कुछ नहीं है, तो उसका एक्सट्रीम जो है इधर से स्टार्ट करेंगे। इसके जो है अगर बाएं साइड कुछ नहीं है तो इधर से स्टार्ट करना है। तो इधर कितना चलाता है? 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, अंत में वह बाईं ओर फिर बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाता है। ठीक है, तो अभी वेस्ट में है, फिर बाएं इधर मुड़ता है, तो इसका बाएं क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, इसका बाएं क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। और 12 किलोमीटर जो है वो क्या करता है? गाड़ी चलाता है। ठीक है, 12 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाता है। वह अंतिम बिंदु पी पर रुक जाता है। तो कहाँ? ये अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। याद रखिए अंतिम बिंदु क्या हो गया? पी हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए हो गया। ठीक है, बिंदु ए पर पहुंचने के लिए दोबारा कितनी दूर उसे न्यूनतम दूरी और किस दिशा में, यानी डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी हमको फाइंड आउट करना है। तो ये बात रखना, याद रखना होगा क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है। बिंदु पी पर रुकता है और बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी तक और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा। देखिए ए से स्टार्ट किया था और बिंदु पी पर रुकता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट पर रुक गया। अब उसको जो है दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जाने के लिए क्या किस डायरेक्शन में चलना होगा, और एंडिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट में चलने के लिए किस डायरेक्शन में चलना होगा। दो टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक साउथ में 30 और 12 है, तो इसको क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 42 हो गया। अब देखिए हमको पता है, ये बात हमको पता है कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है? अपोजिट होता है, और ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। तो देखिए यहाँ साउथ में 42 किलोमीटर चला और नॉर्थ में भी 42 किलोमीटर चला, तो दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा ईस्ट और वेस्ट, तो दोनों के बीच का आप डिफरेंस निकाल लीजिए। कटने वाला तो नहीं है, 15 और 7 है, तो दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा डिफरेंस बताइए? 15 माइनस 7, 8 किलोमीटर। ये तो निकल गया, ये हो गया बीच का डिस्टेंस।
ए और पी के बीच का डिस्टेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पर जो है एक ही जगह 8 है तो आंसर तो ही मार देंगे, लेकिन दो जगह 8 रहता तो हमको डायरेक्शन निकालना होता। अब कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? देखिए, अगर अंतिम पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक जाने को बोलता तो हम 15 और 7 में से जो बड़ा वाला है वो लेंगे। कौन रहता? अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ पूछता तो बड़ा वाला यानी कि ईस्ट लेते। ठीक है, ईस्ट लेते, क्योंकि 15 और 7 में कौन सा नंबर बड़ा है? 15 वाला, तो ईस्ट ले लेते। अभी क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचना है, अंतिम पॉइंट से जब भी स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंचने को बोलेगा तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यानी कि 7 किसके बाद है, किसके साथ है? वेस्ट के साथ है, तो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम। तो ये चीज़ आपको जो है याद रखना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की बोलेगा तो आपको बड़ा वाला नंबर, और अंतिम पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की ओर आने बोलेगा तो आपको कौन सा? छोटा वाला नंबर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है। यहां देखिए क्या बोला गया है कि DEFGLMN कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग का जगह बना दिए। अब क्या बोल रहा है कि फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर मैच के केंद्र की ओर इशारा करता है। सभी का मुंह जो है किधर है? केंद्र की ओर है। तो क्लॉकवाइज में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक केंद्र की ओर देखता है, एक आउटसाइड द सेंटर देखता है। यानी केंद्र की ओर एक देखता है और दूसरा केंद्र से बाहर देखता है। तो जब भी केंद्र की ओर बोलेगा तो लेफ्ट चलने को कहेगा, बाएं चलने को कहेगा, तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी के दिशा में चलना है। और जब भी राइट चलने को कहेगा, दाएं चलने को कहेगा, दाईं ओर, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, और आउटसाइड द सेंटर में यानी केंद्र से बाहर की ओर में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज और राइट में क्लॉकवाइज। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। स्टेटमेंट को पढ़िए। इसमें कह रहा है कि F इज सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L। F जो है L के लेफ्ट में यानी कि बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो L के रिस्पेक्ट में F का पोजीशन दिया गया है। पहले L को बैठाइए, कहीं भी L को बैठा लीजिए। L को हम यहाँ बैठा लेते हैं। L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? F है। तो L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर F है, तो L को छोड़कर जो है बाईं ओर मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज 3 स्थान चलिए। ठीक है, जहाँ पर रेफरेंस दिया उसको छोड़कर, L को छोड़कर 3 स्थान आगे, क्लॉकवाइज यही होगा ना। 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? F बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन हो गया? F हो गया। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। N इज सीटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अभी N जो है E के लेफ्ट में सेकेंड पर बैठा हुआ है। अभी यहाँ अचानक से N और E कहाँ बैठा दें नहीं मालूम, तो ये स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। कहीं भी इस स्टेटमेंट को जो है हम लिख लेंगे कि E के लेफ्ट में सेकेंड पर, E के लेफ्ट में सेकेंड पर कौन है? N है। ठीक है, इसको लिख लिए। L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ D और N। L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D और N, मतलब L जो है D और N का तुरंत पड़ोसी है। तो L जो है D और N के बगल में बैठा गया। ये हमको नहीं पता चल रहा है कि D यहाँ बैठेगा या N बैठेगा।
एन और डी, यानी एन और डी में से जो है एल के अगल बगल में बैठेगा। तो ये नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि लेफ्ट में कौन बैठेगा एल का, राइट में कौन बैठेगा, लेकिन डी और एन में से ही कोई बैठेगा। यहाँ पर देखिए, अगर आगे चलते हैं तो ये भी दिया गया है कि G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F, ठीक है। G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, यानी कि G जो है यहाँ भी नहीं होना चाहिए F के तुरंत पड़ोसी, और यहाँ भी G नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाउ मैनी पीपल आर सीटेड बिटवीन M और N। M और N के बीच में कितना लोग बैठेगा व्हेन काउंटिंग फ्रॉम राइट ऑफ M। M से अगर दाएं साइड चलेंगे, पहले M का जगह फिक्स हो जाए, M से अगर दाएं साइड चलेंगे तो M और N के बीच में कितने लोग बैठेंगे। अब देखिए, अब हम इस स्टेटमेंट का जो है प्रयोग कर लेते हैं, ये वाला। E के लेफ्ट में सेकंड पर N है, तो मान लीजिए कि N अगर इस जगह पर हुआ, मान लीजिए कि N अगर इस जगह में हुआ, तो E से लेफ्ट सेकंड पर चलने पर, यानी E से घड़ी के दिशा में चलने पर दूसरे स्थान पर क्या होना चाहिए, E होना चाहिए। अगर N यहाँ है तो E को कहाँ होना होगा, यहाँ होना होगा, लेकिन E यहाँ तो कभी नहीं हो सकता है ना भाई, क्योंकि N और D में से जो है, अगर N यहाँ बैठा दे तो D तो यहाँ परमानेंट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये N नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये N नहीं हो सकता है, कंफर्म हो गया। यहाँ पर क्या होगा, D होगा, यहाँ पर क्या होगा, D होगा, और यहाँ पर क्या होगा, N होगा, ठीक। अब फिर से इसको देखिए कि G इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ F। F का तुरंत पड़ोसी G नहीं होना चाहिए, तो G यहाँ तो नहीं होगा, तो G कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक, G यहाँ होगा। अब देखिए, हमारे पास दो लोग बैठ गए हैं। अब हमारे पास क्या है, दो लोगों का जगह बच गया है, यहाँ पर दो लोग का जगह जो है मेरे पास बच गया है। तो कौन कौन बचा, देखिए, DLNGF हो गया, DLNGF हो गया, L और M का मेरा क्या हो गया, LV हो गया, M का जगह बच रहा है, M का जगह जो है बच रहा है। एक दो FG, देखिए F हो गया, G हो गया, N हो गया, L हो गया, D हो गया। अच्छा, E भी बैठाना है। E कहाँ है, जब N यहाँ हो गया, जब N यहाँ हो गया, ये तो स्टेटमेंट उन्होंने पूरा ही नहीं किया। N जब यहाँ हो गया तो E मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा ना, E यहाँ होगा। अब M जो होगा ये बच गया एक ही जगह, M का ये वाला हो गया, M का जो है एक जगह कहाँ हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि M के दाईं ओर से गिनने पर, यानी M के दाईं ओर मतलब कौन सा, M के घड़ी के विपरीत दिशा में गिनने पर M और N के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो घड़ी के विपरीत दिशा, यानी ऐसे चलना होगा, ऐसे चलना होगा। तो देखिए, ऐसे अगर चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लोग हैं। M से अगर N की ओर चलेंगे, 1 2, यानी M और N के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, 2। तो यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर होगा, 2 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए ये बोल रहा है कि यदि शब्द रिदमिंग में राइमिंग में जो है
ये एक राइमिंग शब्द है। मैं प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी कि +1 कर दिया जाए। कॉन्सोनेंट में +1 कर दिया जाए और प्रत्येक स्वर्ण को उसके ठीक पहले मतलब -1 घटा दिया जाए, यानी कि भवेल में 1 घटा दिया जाए। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो देखिए, आप देखिएगा अगर यहाँ पर तो यही कीजिए। तो कॉन्सोनेंट कौन सा है? आर कॉन्सोनेंट है, तो आर में 1 जोड़ दीजिए। आर के बाद क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आर के बाद क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। एच के बाद क्या होगा? आई होगा, क्योंकि ये सभी कॉन्सोनेंट है। वाई के बाद क्या होगा? जेड होगा। एम के बाद एन होगा। अब ये देखिए भवेल है, भवेल में एक पीछे जाना है, यानी कि एच हो गया। एन के बाद क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, एन के बाद क्या होगा? ओ होगा। जी के बाद, ये भी कॉन्सोनेंट है तो 1 बढ़ जाएगा। जी के बाद क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो आप देखिए 2 बार कौन सा रिपीट कर रहा है? 2 बार रिपीट करने में कौन सा है? एच है। एच लेटर जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑब्जर्व द गिवन सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ऑल नंबर्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स एंड काउंटिंग शुड बी डन स्ट्रिक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की ओर होना चाहिए। तो उपरोक्त में ऐसे कितने सम हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक हो और ठीक बाद में विषम अंक हो। हमको जो है आपको इवन नंबर निकालना है। ऐसे कितना इस सीरीज़ में इवन नंबर है जिसके राइट साइड में ऑड होना चाहिए, राइट साइड में ऑड होना चाहिए और लेफ्ट साइड में भी ऑड होना चाहिए। तो पहले आपको जो है यहाँ पर क्या करना होगा? इवन नंबर देखना होगा। इवन नंबर कौन कौन सा आप देखिए। ठीक है, 2 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, लेकिन इसका जो है 2 के राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 को छोड़ देंगे। 1 को भी छोड़ देंगे क्योंकि ऑड नंबर है। 6 देखिए, 6 को अगर लेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 है, यानी कि क्या है? ऑड नंबर है, लेकिन क्या है? राइट साइड में देखिए 8 है, तो ये इवन हो गया। अब 8 को भी लेंगे तो देखिए 8 का जो है लेफ्ट साइड में यहाँ पर 6 था, इवन था, ये भी नहीं होगा। 3 को अगर लेंगे तो 3 के राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या है? इवन नंबर है, ये भी नहीं होगा। आपको जो है इवन नंबर लेना है। 9 क्या है? इवन नंबर नहीं है। 5 इवन नंबर नहीं है। 2 इवन नंबर है, ये देखिए 2 के लेफ्ट साइड में 5 है और राइट साइड में क्या है? 7 है, यानी कि 2 इवन नंबर है। तो ये जो 2 हो गया, 527 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 नंबर तो 2 हो गया, जिसके लेफ्ट राइट में क्या है? इवन नंबर है। फिर देखिए 2 हो गया। अब 7 लेंगे तो 7 क्या है? ऑड नंबर है, 7 को तो लेंगे नहीं। 6 लीजिए, 6 के लेफ्ट राइट में देखिए 7 और 3 है, तो ये भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। फिर 3 लीजिए, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए इधर इवन है, 3 क्या है? ऑड नंबर है। हमको क्या चाहिए? इवन नंबर चाहिए, सम संख्या चाहिए। 2 को लीजिए, 2 भी हो जाएगा क्योंकि एक तरफ देखिए 3 है, एक तरफ 9 है। 9 को लीजिए, नहीं लेना है 9 को क्योंकि ऑड नंबर लेना है, ये भी नहीं होगा, ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर है। आपको लेना क्या है? इवन नंबर के रिस्पेक्ट में लेना है। 3 भी क्या है? ऑड नंबर है। 9 भी ऑड नंबर है। अब 6 क्या है? 6 जो है इवन नंबर है। अब इसको चेक करेंगे, 6 के लेफ्ट साइड में देखिए क्या है? 9 है, जो कि क्या है? ऑड नंबर है, बिल्कुल सही। राइट साइड में ऑड नंबर भी होना चाहिए, लेकिन राइट साइड में 4 है, इवन नंबर, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 4 को लीजिए, 4 को लेंगे तो दोनों साइड देखिए, लेफ्ट साइड भी 6 है, राइट साइड भी 6 है, तो इवन नंबर हो गया, नहीं होगा। 6 इवन नंबर है, 6 भी नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में 4 है, राइट साइड में 3 है। दोनों साइड मेरा ऑड होना चाहिए। ठीक है, 3 को तो लेंगे ही नहीं। 2 को देखिए,
2 को भी नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट दोनों साइड जो है इवन नंबर हो गया। 6 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, 2 को भी नहीं लेंगे, 0 तो लेना ही नहीं है। 3 देखिए, 3 भी नहीं होगा, 4 भी, हाँ 4 हो जाएगा। 3 4 7 जैसे है, 3 4 7, तो इसके ये इवन नंबर मेरा हो गया और इसके लेफ्ट साइड में भी ऑड हो गया, राइट साइड में भी ऑड हो गया। तो 3 1 ले लिए। ठीक है, अब देखिए 7 चेक करेंगे। 7 क्या है, ऑड नंबर है, ये भी नहीं लेंगे। 2 तो लेंगे क्योंकि इसके दाएं साइड में तो कुछ ही नहीं। तो ऐसे कितने नंबर है, 4 नंबर है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं, 4 नंबर है। अब इसको फिर से एक बार चेक कीजिए, क्या ये 4 ही नंबर है क्या, ऐसा? ठीक है, लेकिन मेथड जो है बिल्कुल यही होगा। आप कमेंट में बताइए कि बिल्कुल ये 4 करेक्ट आंसर है कि नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि सेट 1 दिया है, सेट 2 दिया है। इसमें जो लॉजिक काम कर रहा है सिमिलर आपको ऑप्शन में चुन के बताना है कि सेम लॉजिक किस में है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए बताया गया है कि जैसे 13 है तो 13 को 1 और 3 अलग अलग नहीं काउंट करना है। जैसे यहाँ 12 है तो 12 को 1 और 2 अलग अलग काउंट नहीं करना है, इसको 12 को 12 की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 38 26 है, 12 हो गया, 38 हो गया, 26 हो गया। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में कुछ लॉजिकल क्या है, रिलेशन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर को ढूंढिए पहले, क्या है 38, क्या है 38 है। तो 38 हम कैसे ला सकते हैं, 12 + 26 को अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है, 38 करेंगे, यानी ये दोनों नंबर को जब ऐड करते हैं तो बीच वाला नंबर आता है। सिमिलरली इसमें भी देखिए 50 + 25 को ऐड करते हैं तो बीच वाला नंबर आता है। लॉजिकल यही है कि अगर कोई ए और बी सी नंबर है तो ए + सी को ऐड करने पर बी आना चाहिए, यही इसका लॉजिक हो रहा है। तो अब यहाँ भी देखिए कौन सा है, 21 और 15 क्या 40 हो रहा है क्या, नहीं है। 14 28, 14 28 क्या होगा क्या, 14 28 ये 42 हो रहा है, ये तो हो रहा है ना। 14 + 28 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 7 15 होता है, 16 9 25 होता है, ये भी नो। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये हो गया बी। अब देखिए यहाँ पर जो है ब्लड रिलेशन का सवाल है। यहाँ पर बोल रहा है कि a + b का अर्थ क्या है, माँ है। a - b का अर्थ क्या है, a इज़ द ब्रदर ऑफ b। a गुना b का मतलब a इज़ द वाइफ ऑफ b। a भागा b का मतलब a इज़ द फादर ऑफ b। और ये एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें पता करना है कि कौन सा h का l से क्या संबंध है। तो देखिए ब्लड रिलेशन का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारे ट्रिक हैं जो तुरंत आपको जो है रिजल्ट दे सकते हैं। तो पहला ट्रिक आपको बताने का कोशिश करते हैं। देखिए एक बात कि एच एल से कैसे संबंधित है। यहाँ पर देखिए सभी जो है फीमेल है, इसलिए मेल फीमेल के बेसिस पर भी आप इसको अलग कर सकते हैं। चूँकि आपको फीमेल है इसलिए यहाँ पर ऑड होने का सवाल ही नहीं है। तो डायरेक्टली हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे a + b है, a इज़ द मदर ऑफ b, यानी a + b का अर्थ हो गया a जो है b की माँ है। तो पहला वाला जो है दूसरे की माँ है। a अगर इधर प्रथम में है तो यहाँ भी जो है फर्स्ट में होना चाहिए, b अगर सेकंड में है तो इधर भी b सेकंड में होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये मेरा काम करेगा और सब में ऐसा होना चाहिए। अगर a + b है तो a इधर भी स्टेटमेंट पहले होना चाहिए, b भी जो है सेकंड में होना चाहिए।
और मिक्स होगा तो वो जो है ट्री मेथड से बनता है। ठीक है, तो इसको पहले चेक कीजिए। तो देखिए सब में उसी तरह है। तो इस स्टेटमेंट को लिखिए, एस से एल के बीच का संबंध। तो यहाँ पर क्या हो गया, एच हो गया, प्लस हो गया जे हो गया, फिर गुना के हो गया, फिर प्लस एम हो गया, फिर माइनस जो है एल हो गया। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो है कोई भाग हो सकता है। अच्छा चलिए देखते हैं। और इसमें जो है हमेशा जो है इस टाइप के स्टेटमेंट में अंतिम साइड से आपको देखना है, अंतिम साइड से जो आपको देखना है। ठीक है, अब माइनस का अर्थ देखिए, ऊपर से देखिए ए माइनस का बी का अर्थ क्या है, भाई है। तो ये वाला क्या हो गया, भाई का रिलेशन हो गया। ये वाला क्या है, भाई का रिलेशन है। एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ पढ़ पढ़ के बताना है। यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। प्लस का अर्थ क्या हो गया, प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पर है माँ है। प्लस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। गुना का अर्थ देखिए क्या है, पत्नी हो गई, तो पत्नी हो गई। और प्लस का अर्थ क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, माँ हो गया। अंतिम से पढ़िए और खुद से कंपैरिजन कीजिएगा। मान लीजिए आप खुद हैं, ठीक है, मान लीजिए आप क्या है, खुद हैं। ये मेरा क्या, ऐसे पढ़ना है, ये मेरा कौन हो गया, अंतिम से पढ़ना है, ये मेरा भाई हो गया। भाई की माँ मेरी कौन हो गई, माँ हो गई। माँ की पत्नी, देखिए ये यानी कि गलत हो रहा है, माँ की पत्नी तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने बोला कि ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, भाग होगा। ये क्या होगा, मेरे ख्याल से भाग होगा। यहाँ पर क्या होगा, भाग होगा, ये वाला भाग होगा। ठीक है, अब पढ़िए, ये मेरा कौन हो गया, तो यहाँ पर जो है जब भाग हो गया तो ये कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, भाग का अर्थ क्या है, पिता। ठीक है, अब स्टेटमेंट को पढ़िए। ये मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। ठीक है, ये मेरा कौन हो गया, भाई हो गया। भाई का पिता कौन हो गया, मेरा भी पिता हो गया। ठीक है, पिता की पत्नी मेरी कौन हो गई, माता हो गई। पिता की पत्नी मेरी कौन हो गई, माता हो गई। और माता की माता मेरी कौन हो गई, नानी हो गई। ठीक है, तो ये मेरी कौन हो गई, नानी हो गई। हम एल के जगह में, तो एच जो है एल का कौन हो गया, नानी हो गया। ये जो हो गया नानी हो गया। ठीक है, नानी हो गया, ये तो कंफर्म है, नानी हो गया यानी कि माँ की माँ। एच जो है एल की माँ की माँ है, नानी मतलब माँ की माँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो डी हो गया, मदर्स मदर। लेकिन अगर इसमें आपको पूछा जाता कि एल जो है एच का कौन होता, एच जो है एल की नानी हो गई, लेकिन एल जो है एच का कौन होता, या तो पोता होता या सॉरी या तो नाती होता या तो नतनी होता। लेकिन एल का जो है हम कैसे बताएंगे ये नाती होगा कि नतनी होगा, तो एल का तो जेंडर चाहिए। तो जेंडर हमेशा जो है लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से पता चलता है कि जिसका जेंडर पूछ रहा है उसके राइट साइड में कौन सा सिंबल है। जैसे मान लीजिए कि एच का अगर जेंडर पूछता, ए प्लस बी प्लस सी है, ए का अगर जेंडर पूछता तो ए के राइट साइड में सिंबल देखते, ए के राइट साइड में सिंबल क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर देखते प्लस का अर्थ क्या है, माँ है, यानी कि प्लस का अर्थ क्या है, फीमेल है, माँ है फीमेल है, यानी कि ए भी क्या हो जाता, फीमेल हो जाता। लेकिन यहाँ पर एल के राइट साइड में जो है कोई भी सिंबल है नहीं है,
इसलिए हम इससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एल जो है मेल होगा फीमेल होगा, तो हम नहीं बता सकते हैं नाती या नतनी में से कौन होगा। ठीक है, तो हमेशा अगर यहाँ पर जो है मेल फीमेल जेंडर पता करना है तो उसी लेटर के राइट साइड में देखना है। ठीक है, के का जेंडर अगर पूछता आपसे कि के का जेंडर क्या है तो आप कैसे बताते? के का जेंडर अगर पूछता कि के का जेंडर क्या है तो के राइट साइड में देखते। भाग है तो भाग का अर्थ पिता है, यानी कि मेल है तो के मेरा मेल हो जाता। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो नानी होगा। अब देखिए क्लॉक का सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड एग्जैक्टली 180 डिग्री। 180 बार जब कोइंसाइड कितने बार में करता है? तो देखिए आप, कोइंसाइड का अर्थ क्या हो गया कि एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे डिग्री पर कब मिलती है, एक दूसरे से 180 डिग्री पर कब मिलती है। तो एंगल जो है मेरा थीटा 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर इस तरह से बोले 180 डिग्री एंगल कब बनाता है, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में कब होती है, डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा में कब होता है, विपरीत दिशा में कब होता है। इसका मतलब भी क्या हो गया, विपरीत दिशा का अर्थ ये भी हो गया, इस तरह कब होगा, तभी ना 180 डिग्री एंगल बनेगा। और 0 डिग्री भी एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री कब होगा। ये पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री जो है थीटा का वैल्यू कब होगा, या फिर ऐसे है तो ऐसे कब होगा, यानी कि ये आवर एंड है, ये आपका मिनट एंड है, तो इस तरह से जो है कब कोइंसाइड करेगा ये भी पूछा जा सकता है। तो 180 डिग्री बोले या फिर 0 डिग्री बोले, बात क्या होगा, सिमिलर होगा। देखिए 1 घंटा में जो है, 1 घंटा में 1 आवर में 1 बार मिलता है। ठीक है, 1 घंटा में 1 बार मिलता है। 12 घंटा में अगर बोले तो 11 बार मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 घंटा में 1 बार, ठीक है, 1 में 1 बार मिला, 2 में 1 बार मिला, 3 में 1 बार मिला, 4 में 1 बार मिला, 5 6 में 1 बार मिला। ठीक है, सब में 1 बार मिलता है, लेकिन ये जो 11 और 12 के बीच में, ये जो 11 और 12 है, यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 11 से 12 के बीच बोलिए और 12 से 1 के बीच बोलिए, दोनों जो है 2 के लिए जो है एक ही बार सिर्फ 12 में ही मिलता है। 1 और 2 के बीच में 1 बार मिलेगा, 2 और 3 के बीच में 1 बार मिलेगा, 4 और 3 के बीच में 1 बार, 4 और 5 के बीच में 1 बार मिलेगा, फिर 5 और 6 के बीच में 1 बार मिलेगा। ठीक है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जो है एक ही बार 12 में मिलता है, यानी कि 12 माइनस 1 हो जाता है, यानी 11 बार ही मिलेगा। और इसी तरह 24 घंटा में क्या हो जाएगा, 22 बार मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये 22 बार हो जाएगा। 0 और 180 डिग्री के लिए दोनों क्या होगा, सिमिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये एक टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन किया गया है और यहाँ पता करना है क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो उसी तरह देखिए यहाँ पर 32 है, अब पता लगाइए कि कैसे करके होगा, 5 और 8 का यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉलम में आपको जो है बड़ा नंबर दिया है, तो ट्राई कीजिए कि आप क्लॉक इसको जो है रो वाइज चेक कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 32 है, 5 गुने 8 क्या हो गया, 40 हो गया। गुणा अगर करते हैं तो 40 में से 8 आपका 32 आ सकता है। फिर इसमें देखिए 9 गुना 6 कितना हो गया, 9 गुना 6 कितना हो गया, 54। 54 में अगर 6 माइनस कर दिए तो 48 आ गया।
इसी तरह ये वाला 7 गुना 9 माइनस 9, 63 माइनस 9 4, 54। तो इसका करेक्ट आंसर 54। तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी कोई नंबर है, तो ए गुना बी माइनस बी को ही करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। तो इसी लॉजिक के आधार पर आपका 54 आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी एक सीट में को फोल्ड किया गया है टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, क्यूब फॉर्म करने के लिए। तो विच वर्ड विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू वर्ड ब्लू। तो इस टाइप में देखिएगा क्या होता है, एक को छोड़कर एक जो अपोजिट होता है। जैसे अगर इसको मोड़िएगा तो एक क्यूब बनेगा, जब इसको खोलिएगा ओपन, ये डाइस टाइप का है, तो रेड का अपोजिट जो हो जाएगा ये पिंक हो जाएगा, एक छोड़ के एक। और ग्रीन का जो अपोजिट हो जाएगा ये क्या होगा, वाइट होगा। और ये जो ब्लू है, इस ब्लू का जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो आपको अपोजिट में, ब्लू के अपोजिट में पूछ रहा है क्या होगा, तो ब्लू के अपोजिट में क्या होगा, ये ब्लैक होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्लैक। एक छोड़ के एक जो होता है ये अपोजिट होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सैंडी को 826 1323 2 के रूप में कोडित किया जाता है, तो टैनर का क्या कोड होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एन है, TANOR, एन है और ए है। ठीक है, एन और ए है। तो प्रत्येक लेटर के लिए एक एक यहाँ कोड दिया गया है। प्रत्येक लेटर के लिए जो है एक एक कोड दिया गया है। तो ए और एन है, ए एन जो है इनमें से कोई दो कोड होगा, 8, 26, 13, 23, 2। 8, 26, 13, 23, 2। तो यहाँ पर देखिए यही कोड होगा, क्योंकि 8 और 23 जो है इसमें दिया हुआ है। 8 और 23 जो है दिया हुआ है, बाद बाकी कोई भी वर्ड जो है इसमें भी नंबर जो है कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 13 है, 13 है, फिर 13 के बाद जो देखिए कोई भी जो है मिल नहीं रहा है, कम से कम दो कॉमन होना चाहिए इसमें से। फिर दूसरा वाला में देखिए क्या है, 8, 26, 13, 23, 2 में एक भी नहीं दिया गया है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए इसमें से और कोई है क्या, ये भी जो है नहीं है। दो यहाँ पर नंबर कॉमन है, दो लेटर कॉमन है, तो यहाँ पे दो जो है दो नंबर कॉमन होगा, क्योंकि ए टैनर लिखना है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर क्या है, सैंडी और टैनर के बीच में कॉमन कीजिए। तो यहाँ एन जो है सिर्फ कॉमन है, एन, एन क्या है, कॉमन है। ठीक है, एन क्या है, कॉमन है। और ये जो आपको कोड निकालने का है, ये देखिए क्या है, अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट लेटर, ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ए से लेके जेड तक। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, उसी तरह एक्स, वाई, जेड हो गया। अगर आप इसको उल्टा कर दीजिएगा, अगर आप इसको उल्टा से लिखिएगा तो जेड, वाई, एक्स, सी, बी, ए। ठीक है, सी, बी, ए, ये अपोजिट वर्ड हो गया। तो यहाँ पर ए का अपोजिट क्या हो गया, देखिए जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, एक्स का अपोजिट सी, वाई का अपोजिट बी, और वाई का अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया, जेड का अपोजिट ए हो गया। अब अपोजिट हो गया
तो अपोजिट तो नंबर आपको पता चल गया क्या अपोजिट है, कोई भी लेटर दे देगा तो आपको पता करना है कि अगर बोलेगा ई के अपोजिट क्या होगा, तो आपको यहाँ याद रखना होगा ई के अपोजिट क्या होगा। तो इसको याद करने के लिए जो है कुछ कॉन्सेप्ट्स बना है, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है। आप देखिए ध्यान रखिएगा, इसका तो नंबर पता है 1 2 3 इसी तरह करके 24 25 26, ठीक है। और उल्टा 26 25 24 और यहाँ पर 3 2 1। अब देखिए सम कीजिएगा तो 26 + 1 27, 25 + 2 27, 24 + 3 27। तो अपोजिट लेटर्स, कोई लेटर और उसका अपोजिट का सम जो होता है हमेशा क्या होगा, 27 होगा, 27 होगा, हमेशा याद रखिए। तो कोई भी लेटर का पूछ दिया तो आपको बस जैसे ई का पूछ दिया तो आपको मन में कीजिए ई का 5 होता है, 27 में से 5 क्या हो जाएगा 22, तो ये वाला अपोजिट होगा। 22 किसका होता है, वी का होता है। 22 का किसका होता है, वी का होता है। तो ईवी जो है, तो इस तरह से आप ईवी एक वर्ड सुने होंगे, ईवी, तो इस तरह से ईवी वर्ड से आपको ये पता चल जाएगा ई का अपोजिट भी है, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड ही है। जैसे एस है, एस को जो है इसके अपोजिट वर्ड से कोड किया गया है 8 से। 8 किसका होता है, 8 किसका होता है, एच का, क्योंकि एस का देखिए आप अगर देखिएगा तो 19 हो गया, 19 + 1 8 27, 1 हो गया, 1 + 26 27, यानी अपोजिट लेटर है। तो इसको भी अपोजिट लेटर का कोड करना होगा। टी है, ठीक है, टेन्योर है, यानी टी का अपोजिट लेटर, टी का होता है 20। 27 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा 7, 7, यानी ये वाला ही करेक्ट आंसर होगा। और 7 तो किसी में भी नहीं है, सब का अपोजिट लेटर आप निकाल सकते हैं। ई का हो गया 5, तो अभी हमने बताया ई वी, तो वी का हो गया 22। एन क्या हो गया, एम, एन तो आपको पता ही होना चाहिए, बीच का लेटर है, एन का हो गया एम, एम का कितना होता है 13 होता है, तो 13 हो गया। ओ का कोड क्या होता है, ओ का हो गया 15 नंबर पे, हो 27 - 15 हो गया कितना 12, 12 मतलब क्या हो गया एल, 12 मतलब क्या हो गया एल। तो आपको ये नहीं केवल नंबर ही याद रखना है, यहाँ पर नंबर से ही है तो नंबर से। आर 18, 18 9 27, यानी यहाँ 9 होगा, यानी कि ये करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कैलेंडर का है और इसमें कह रहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों का था। मार्च जो है शुक्रवार में किन किन तिथियों को है, मार्च 2005 में शुक्रवार जो है किन किन तिथियों पर है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि निकाल लीजिए, कोई भी डेट निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी डेट निकालिए। हम 1 मार्च 2025 निकालते हैं, को कौन सा दिन होगा, 1 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो इसको निकालने के पहले आपको जो है कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप जो है इसको याद रखिएगा, कोड को 033, इधर 035, 614 625, ये हो गया मंथ का कोड। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। मार्च का कोड ये हो गया मंथ का कोड, मंथ का कोड याद रख लिए मंथ, ठीक है। और वीक डेज का अगर कोड याद रखिएगा, जैसे वीक डेज का भी याद रखना होगा, ये आसान है, हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हो गया संडे। संडे क्लोज होता है, संडे कोई भी चीज़ क्लोज होता है तो उसका कोड 0, मंडे डे 1 होता है। उसी तरह 2 3 4 5 6, बस यही दोनों याद रखना है, बाद में एक एक करके बढ़ा देना है। तो देखिए 1 मार्च है, 1 मार्च है तो 1 लिखिए,
मार्च का कोड देखिए क्या होएगा, जनवरी फरवरी मार्च का कोड हो गया 3, तो 3 का 3 लिखिए, ठीक है, 3 का 3 लिख दिए। अब 2025 है, 2025 को 2000 प्लस जो है 25 लिखिए। अब 2000 क्या है, देखिए 2000 का कोड क्या होगा, 2000 को जो है अगर लीप ईयर है तो इसको 400 से डिवाइड देना है, ठीक है। देखिए 2000 प्लस 25 हो गया, तो 2000 का कोड क्या हो जाएगा, 2001 का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, 2002 का कोड क्या हो जाएगा, तो 2025 हो गया, तो 2000 प्लस 25, अब 2000 प्लस 25 हो गया, दो हजार को आप दीजिए, 2000 को जब भाग दीजिएगा आप, ये क्या है, सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है। तो आपको यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि सॉरी जैसे 2000 प्लस 25 हो गया है, 2025 को लिख सकते हैं ना, 2000 प्लस 25, तो ये क्या हो गया, एक लीप ईयर है, जहाँ पर 00 होगा ये एक लीप ईयर होगा, ठीक है। तो लीप ईयर का कोड कैसे निकालते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा अलग से आप जान लीजिए, ये तो समझ में आ गया, इसको थोड़ा सा आप अलग से जान लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, ठीक है। ये क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि 0000 सब में, तो लीप ईयर अगर रहेगा यानी कि अधिवर्ष रहेगा जिसमें 366 दिन होगा, उसको 400 से डिवाइड करना है। लीप ईयर 400 साल के बाद जो है रिपीट करता है, और जनरल ईयर जो है जिसमें 365 दिन होता है वो 4 साल के रिपीट करना है। तो 00 को क्या करेंगे कि 400 से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो 1600 को अगर 400 से हम डिवाइड देंगे, ये देखिए, तो 1600, तो शेष कितना बचा, 0, इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, इसमें उसी तरह शेष 1 होगा, ठीक है। 400 से अगर 1700 को 400 से डिवाइड देखिए, शेष 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। अब 0 1 2 3 इससे ज़्यादा जो है आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है रिपीट होने लगेगा। तो अब जब ये हुआ तो 0 जहाँ पर आएगा उसका कोड 6 याद रखिएगा, जहाँ पर 1 आएगा 4 रखिएगा, ये देखिए 2, और यहाँ पर हो गया 0। देखिए 6 से 2 कम 4, 4 से 2 कम 2, और 2 से 2 कम 0, यानी 2 2 माइनस होगा, 0 1 2 3, और 0 का कोड 6 याद रखिएगा और 2 2 कम कर दीजिएगा। तो ये भी देखिए 2000 जो है इसको 400 से डिवाइड देंगे, 400 से अब जब डिवाइड दीजिएगा तो 2000 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, कितना हो जाएगा, 6 हो गया, इसका कोड कितना हो गया, 6 हो गया, 2000। अब 25 जो है, 25 का आप क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे, 25 का हम क्या लिख देंगे, 25 ही लिख देंगे,
25 का 25 लिख दिए। अब इस 25 में कितना आपका जो है लीप ईयर है ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 को जस्ट आपको 4 से डिवाइड देना है। 4 छक 24। तो इसमें रिमाइंडर नहीं लेना है, ये 6 लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, +6 कर दिए। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। हाँ, इस तरह करके। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे आप कि 7 से डिवाइड देंगे। क्यों 7 से डिवाइड देंगे? क्योंकि हमको जो है दिन निकालना है, कौन सा दिन है। ठीक है, और 7 दिन के बाद जो है सप्ताह रिपीट करता है। 7 दिन के बाद जो है सप्ताह क्या होगा, रिपीट करेगा, डे रिपीट करेगा। 7 दिन के बाद डे, सोमवार से अगर 7 दिन ऐड करेंगे तो डे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से जो है इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। अब देखिए, ये जो है 7 से छोटा है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये भी 7 से छोटा है, ये भी 7 से छोटा है। ठीक है, ये वाला देखिए क्या होगा, 7 या 21 ऑड डे पे काउंट हो जाए। जो रिमाइंडर बचेगा वही उसी पे काउंट होता है। क्यों बोले, क्यों एक को आप 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 0 टाइम में कटेगा, तो 0, तो रिमाइंडर 1 हो गया ना। तो 7 से जो छोटा है उसको एज इट इज लिखना है, 7 से जो बड़ा है 25 है तो 7 या 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। इसको भी ऐसे लीजिए। देखिए 6 और 1 7 को ये भी होता है, 6 + 1 7, 7 से 7 को जाएगा तो 0 बचेगा रिमाइंडर, कुछ नहीं, इसलिए ये कट गया। 4 और 3 क्या हो गया, 7, ये भी काट दीजिए। आप अगर इसको जोड़ के भी भाग दीजिएगा तो सेम रिमाइंडर रहेगा जो इस टेक्निक से आएगा। जिसका जिसका सम होता है उसको काट दीजिए 7। ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा 6। तो 6 जो होगा ये कौन सा हो गया, 6 किसका कोड होगा वीकडेज में। अभी हमने कहा संडे अगर बंद रहता है तो 0 उसको मानिए, मंडे फर्स्ट डे होता है तो उसको 1 मानिए। तो सैटरडे का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया सैटरडे। आपको क्या देना है, शुक्रवार, यानी कि एक दिन पहले, फ्राइडे। तो एक दिन पहले यानी कि क्या हो जाएगा, 5 इसका कोड हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, सैटरडे हो गया। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपको, सैटरडे हो गया। 1 मार्च 2025 को सैटरडे हो गया। तो शुक्रवार कौन कौन यानी कि मार्च में, तो देखिए 1 तारीख तो मेरा सैटरडे हो गया, यानी कि ये बात सही है कि 7 दिन के बाद जो है सैटरडे हो जाएगा, यानी कि 8 तारीख को भी आपका सैटरडे हो जाएगा। 8 तारीख को क्या हो जाएगा, देखिए 1 तारीख को जब आपका सैटरडे है, एक मार्च को जब सैटरडे होगा, सैटरडे अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ 2005 दिया, हम 2025 निकाल दिए, सॉरी 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 सॉरी। 2000 यहाँ पर क्या निकालना है, 1 मार्च 2000, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो मेथड क्या होगा, सेम होगा। 1 प्लस मार्च का कोड 3 + 6 + 5 का 5 लिखिए, और 5 में कितना लीप ईयर होगा, 5 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 5 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 एकम 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर ना लेके ये वाला लेना है, भागफल लेना है 1। अब इसको 7 से डिवाइड देंगे, तो 7 से आप या तो पूरा सम करके डिवाइड दीजिए, नहीं तो जो जो इधर अलग अलग है उसको काट दीजिए।
6 + 1 7 हो गया, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, 5 3 8 1 9, 9 को 7 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 का अर्थ क्या हो गया, 2 मतलब हो गया आपका ट्यूसडे, मंगलवार, मंगलवार। तो ये 1 मार्च 2025 जो होगा ये क्या होगा, मंगलवार होगा। तो आपको शुक्रवार निकालना है, तो मंगलवार से या तो पीछे चले जाइए, लेकिन मार्च में ही रहना, पीछे चले जाएंगे तो फरवरी में आ जाएंगे, इसलिए आपको जो है आगे जाइए। तो कितना दिन आगे जाना होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 3 दिन आगे जाना होगा। तो यानी 3 दिन आगे जाना होगा, तो 1 + 3 हो गया 4 तारीख। तो 4 तारीख को जो है ये क्या होगा, मार्च होगा। फिर 4 के बाद 7 दिन के बाद भी होगा, सेम डे रिपीट होगा। 11 तारीख होगा, 11 के बाद 7 18 और फिर 25 तारीख होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसी सेशन में जो है इसको फिर से बता देंगे, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया है अगर किसी को तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी जिस प्रकार रिलेट है म्यूजिक से, इन द सेम वे उबेर कप इज रिलेटेड। देखिए म्यूजिक में जो है, म्यूजिक के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है ग्रैमी। उबेर किस में दिया जाता है, उबेर कप जो है ये बैडमिंटन में दिया जाता है, ठीक है। उबेर कप जो है ये बैडमिंटन में जो है अवार्ड दिया जाता है। तो इसको जो बोला जाता है ये एनालॉजी का टाइप है, एनालॉजी। तो बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए, फिर से हम सेशन को लेके आएंगे। इस चैनल पे काफ़ी वीडियो पहले से भी है, जिसको देखकर जो है आप कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें झारखंड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे रिलेटेड भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी हाल में ही जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो फील्ड वर्कर है झारखंड एग्ज़ाम, उसका भी डेट अनाउंस हुआ है, उससे रिलेटेड भी आपको जो है काफ़ी वीडियोस इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो है बेसिकली रीजनिंग को, जो कि हर एग्ज़ाम में काम करता है, इसको आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।